हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। हम लोगों ने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम अब तक 4 पार्ट्स की स्टडी हम कर चुके हैं। आज ये पार्ट 5 है, जिसमें हम बाल विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने सबसे पहले आपको बाल विकास के सिद्धांत के बारे में बताया था, और उसका जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो यही था, वातावरण और वंशानुक्रम। वंशानुक्रम कह लीजिए या फिर आनुवंशिकता कह लीजिए, एक ही बात है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बाल विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का कैसे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पहला हमारा इसमें हेडिंग है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। देखिए, बालक विकास के अवरोधक, इनको जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव जो है वो बाल विकास पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसी वजह से इसको बाल विकास के अवरोधक भी कहा गया है। तो क्वेश्चंस अगर आपके पास एग्ज़ाम में ये आता है कि बाल विकास के अवरोधक क्या है और ऑप्शन दे देता है, तो उसमें आप, अगर आपको आनुवंशिकता और पर्यावरण या फिर वंशानुक्रम या पर्यावरण ऑप्शन में मिलता है तो आप उसे टिक कर सकते हैं। आप देखिए, बाल विकास में ये अवरोधक कैसे हैं। अगर किसी बच्चे को अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा या फिर माता पिता से उसे अच्छे गुण प्राप्त नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाल विकास पर प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर किसी के पिता चोर हैं, तो उस पर आनुवंशिकता के अकॉर्डिंगली उस पर उन चीज़ों का असर कहीं ना कहीं आएगा। झूठ बोलना, चोरी करना, इस तरह के जो गुण हैं वो आनुवंशिकता की वजह से ही आते हैं। ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने सर्वे किया और इस पर निष्कर्ष निकाला। देखिए, बाल विकास जो है वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि, संवेगात्मक कारक, सामाजिक कारक इत्यादि बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है लाइन। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आंतरिक कारक क्या हैं। तो आंतरिक कारक में ये सभी आएंगे, और इसके अलावा ब्राहा कारक में जो है वो क्या आएगा, सामाजिक, आर्थिक एवं वातावरण जन्य अन्य कारक। तो ब्राहा कारक और आंतरिक कारक, इन दोनों में डिफरेंस है। तो आप इसको जो है एक शॉर्ट नोट में नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर जो भी स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, मैं उनको ये पॉइंट्स, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको राइट डाउन करके उन लोगों को सेंड कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की लाइंस जो है एग्जाम्स में आ जाती है, और आपको जो है डैश करके दे दिया जाएगा कि मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और डैश की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, या फिर मानव व्यक्तित्व किस अंतःक्रिया का परिणाम है। तो आपको आंसर क्या लगाना है, आनुवंशिकता और वातावरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिकता का स्वरूप तथा अवधारणा। क्या है आनुवंशिकता का स्वरूप और इसकी अवधारणा क्या है? देखिए, आनुवंशिकता क्या होती है, ये वंशानुक्रम क्या होता है। आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को ही आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि आनुवंशिकता को क्या माना गया है, आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है। एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वह सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता, अपने पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। यानी कि एक बालक की जो विशेषताएं, क्रियाएं या उसकी बनावट जो होती है वह अपने पूर्वजों या फिर प्रजाति से वंशानुक्रम के क्रम में प्राप्त करता है। वंशानुक्रम का मूल आधार क्या है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं कि वंशानुगत या आनुवंशिकता का मूल आधार क्या है, कोशिका। जिस प्रकार एक ईंट को चुनकर इमारत बनती है,
ठीक उसी प्रकार कोशिकाओं के द्वारा मानव शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शारीरिक आनुवंशिकता का प्रभाव जो है वो किन किन चीज़ों पर पड़ता है। देखिए, आनुवंशिकता का प्रभाव जो है शारीरिक लक्षणों पर पड़ता है। कैसे? बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि को के निर्धारण में आनुवंशिकता के गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माता के गर्भ में निषेचित युग्मनज जाइगोट मिलकर क्रोमोसोम्स के विविध संयोजन बनाते हैं। ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि जाइगोट या फिर युग्मनज जो है वो किसके विविध संयोजन से बनते हैं। तो वो किससे बनते हैं? क्रोमोसोम्स के। और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। देखिए कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, ये भी पूछ लिया जाता है। ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 46। ठीक है, और जोड़े कितने पाए जाते हैं? 23। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि जो 23rd जो युग्म होता है, जोड़ा जो होता है, उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेम नहीं होते। 22 में जो है वो सेम पाए जाते हैं, पर 23rd जो है उसमें सेम नहीं पाए जाते, उसमें विषमता पाई जाती है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन से जोड़े में विषमता पाई जाती है या किस जोड़े को विषम जात कहा जाता है। तो क्या आंसर होगा? 23। और कितने युग्म या फिर कितने जोड़े जो हैं वो समान पाए जाते हैं? 22। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट है आपका माता पिता के प्रत्येक बच्चे से विभिन्न जीन्स बच्चों में अपने तथा रक्त संबंधियों के साथ अन्य से अधिक समानताएं होती हैं। यानी कि जब 2 बच्चे होंगे किसी माता पिता के, तो उसमें देखिए बिल्कुल समानता तो नहीं कह सकते, लेकिन अन्य से अधिक समानताएं जो है वो पाई जाएंगी। नेक्स्ट है आपका आनुवांशिक संचरण। एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। मनुष्य में हमें दृष्टिगोचर होने वाले अधिकांश अभिलक्षण असंख्य जीन्स का संयोजन होता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि मनुष्य में जो अभिलक्षण होते हैं वो किसका संयोजन होता है? असंख्य जीन्स का। देखिए, जीन्स क्या होता है? जीन्स सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। गुणसूत्र का भी अगर विभाजन कर दिया जाए तो उसके बाद हमें जीन्स जो है वो प्राप्त होते हैं। तो सबसे छोटी इकाई जो है वो जीन्स है। ठीक है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अभिलक्षणों में अत्यधिक विभेदों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केवल समान या मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एक समान सेट के गुणसूत्र और जीन्स होते हैं, क्योंकि वे एक ही युग्मज के द्विगुणज से बनती हैं। सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है, इनको आप रट लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अधिकांश जुड़वा भ्रातृव्रत या द्वियुग्मक होते हैं जो 2 प्रथम युग्मजों से विकसित होते हैं। यह भाइयों जैसे, यानी कि जैसे अगर कोई 2 जुड़वा भाई हुए या 2 जुड़वा बहनें हुई तो मिलते जुलते होते हैं, परंतु वे अनेक प्रकार से परस्पर एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। मतलब कि वो सेम होते हैं लेकिन पूरी तरीके से सेम नहीं होते, उनमें भिन्नता भी पाई जाती है। बालक के आनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। कौन से गुण? उसके आनुवांशिक गुण जो होते हैं वो उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ कुछ आनुवांशिकता या वंशानुक्रम की कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो है डेफिनेशंस भी आ जाती है और पूछ लेते हैं कि ये की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। जेम्स ट्रेवर क्या कहते हैं कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना ही आनुवांशिक है। और बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है।
फिर है बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि पर देखिए कैसे प्रभाव पड़ता है आनुवांशिकता का। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। ठीक है, और जो सीखने की गति वो कैसे मिलती है, आनुवांशिकता से। और अगर उसकी सीखने की गति अधिक होगी तो उसका मानसिक विकास भी जो है वो तीव्र गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज व विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है वह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। गोडार्ड ने देखिए क्या कहा है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान भी मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान भी जो है वो तीव्र बुद्धि वाली होती है। मानसिक क्षमता के अनुकूल एक ही बालक में यहाँ पर एक नहीं होगा, सिर्फ मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसमें क्वेश्चंस आपको बनाकर दे दिया जा सकता है कि जैसे कि किस क्षमता के अनुकूल बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है, तो मानसिक क्षमता के अनुकूल। नेक्स्ट है आपका चरित्र पर प्रभाव। देखिए चरित्र पर प्रभाव कैसे है। डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक ने अपनी रहन सहन के आधार पर यह बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चे पर पड़ता है। डगडेल ने 1877 ईस्वी में ज्यूक नामक व्यक्ति के वंशजों पर अध्ययन कर यह बात सिद्ध की है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। बस इतने ही इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। जो जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वही करा रही हूँ जिसमें से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वातावरण का अर्थ। वातावरण का अर्थ में देखिए क्या है कि वातावरण का अर्थ है पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है ढकना। इस प्रकार वातावरण या पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर घेरने वाला। मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का है उतना ही योगदान जो है वो वातावरण का भी है। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि वातावरण को किस नाम से जाना जाता है या वातावरण को और किस वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा, सामाजिक वंशानुक्रम। वुडवर्थ क्या कहते हैं, देखिए वातावरण में समस्त तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है। कब से, जीवन प्रारंभ करने के समय से। ठीक है, नेक्स्ट है बोरिंग, लेगफील्ड एवं वील्ड के अनुसार व्यक्ति का वातावरण उन सभी उत्तेजनाओं का योग है जिनको वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। नेक्स्ट है आपका आनुवांशिकता एवं वातावरण के बाल विकास। आनुवांशिकता वातावरण का बाल विकास पर प्रभाव क्या है, देखिए शैक्षिक महत्व, यानी कि आनुवांशिकता और वातावरण का जो बाल विकास पर प्रभाव पड़ता है उसमें उसका शैक्षिक महत्व क्या है। आनुवांशिकता की भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, और इसमें भी अधिक लाभकारी है कि हम समझें कि परिवेश में कैसे सुधार किया जा सकता है ताकि बच्चे की आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए सहायता की जा सके। मतलब कि अगर आनुवांशिकता से उसको कुछ बुरे गुण प्राप्त हुए हैं तो उसे अच्छा वातावरण देकर जो है उसमें सुधार किया जा सके। तो बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। देखिए ये लाइन कई बार आ चुकी है और ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है और मोस्टली रिपीट भी होता है कि बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि या फिर अंतःक्रिया, बालक का विकास किसकी अंतःक्रिया का परिणाम है, तो वंशानुक्रम और वातावरण। शिक्षा की किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका वातावरण से व्यक्ति शरीर का आकार प्राप्त करता है। वातावरण शरीर को पुष्ट करता है। विद्यालय में कई प्रकार के अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती है और कई बार इसके लिए परिवार का परिवेश ही नहीं बल्कि काफ़ी हद तक वंशानुक्रम भी जिम्मेदार होता है। जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब ज़रूरी नहीं है कि वातावरण से ही ये सब चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। कभी कभी वंशानुक्रम भी जो है इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। अवगुणों के विकास में बालक के परिवार एवं उसके वंशानुक्रम की भूमिका जो है वो अहम होती है। बालक की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ, अभिवृत्ति आदि के विकास के लिए भी वातावरण अधिक जिम्मेदार है। ये क्वेश्चंस आपके पास आ सकता है और पहले भी आ चुका है कि बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा अभिवृत्ति आदि के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है। तो आपको ऑप्शन दे देगा शिक्षक, स्कूल का वातावरण, परिवार। ठीक है, तो तब आप क्या उसमें टिक करेंगे, वातावरण। अगर आपके पास दोनों चीज़ें दी गई हों, मतलब कि आपको आनुवंशिकता और वातावरण दोनों दिया गया हो, तो आप उस पर जाइएगा। अगर खाली वातावरण हो तो आप वातावरण को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लेकिन वातावरण के साथ यदि वंशानुक्रम भी ठीक है तो इसको सार्थक दिशा मिल सकती है। ठीक है, देखिए ये हमने आज पढ़ा कि वातावरण और वंशानुक्रम जो है बाल विकास पर कैसे प्रभाव डालते हैं। मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि वातावरण जो है शारीरिक लक्षणों पर यानी कि शारीरिक बनावट पर भी प्रभाव डालता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देकर बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो कद में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, गोरे होते हैं। और जो मैदानी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो मोस्टली क्या देखा गया है कि वो लंबे होते हैं और कलर में भी जो है वो थोड़े डिफर होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के कंपैरिजन। तो इन यानी कि शारीरिक बनावट पर भी जो है वातावरण प्रभाव डालता है, बुद्धि पर, शारीरिक बनावट पर, ठीक है, शारीरिक लक्षणों पर, और इसके अलावा हमारा सारे आयामों पर। आयाम यानी कि जो वातावरण है वो बहुमुखी विकास का कारण है। जैसे आयाम जिसके बारे में पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, जैसे कि शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, आपका मानसिक विकास, इन सभी विकासों पर भी जो है वो वातावरण प्रभाव डालता है। इसीलिए कहा गया है कि बाल विकास जो है वो वातावरण और आनुवंशिकता की अंतःक्रिया का परिणाम है। आई होप फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं मुझे, मैं आपको ऐड कर लूँगी। और मेरे जो भी PDF हैं या जो भी नोट्स हैं मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगी और उसके लिए कोई भी पैसा जो है वो नहीं लूँगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।